अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम यानी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। उसमें हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था कि रदरफोर्ड ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उसने क्या क्या चीज़ें यूज़ की। उसके बाद हमने उसकी ऑब्जर्वेशन देखी थी कि उसने किस चीज़ कैसे ऑब्ज़र्व किया एंड देन उन ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट्स फाइंड आउट किए थे। मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उनके रिजेम्बलेंस देखेंगे कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल की किसके साथ रिजेम्बलेंस शो करवाई थी। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि उसके मॉडल में क्या डिफेक्ट्स पाए गए थे। तो सबसे पहले है मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि इसके एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था कि उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए थे। वो अल्फ़ा पार्टिकल्स उसने कहाँ से यूज़ किए थे। ये वाले जो अल्फ़ा पार्टिकल्स ये हीलियम पार्टिकल्स हैं। हीलियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, दैट्स वाई मैंने यहाँ +2 जो है वो शो किया है। और ये अल्फ़ा पार्टिकल्स उसको रेडियो एक्टिव मटेरियल रेडियम के साथ या पोलोनियम इसको यूज़ करते हुए उसने प्रोड्यूस किए थे। फिर यही अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करवाए थे उसने किसके ऊपर, गोल्ड फॉयल के ऊपर, जिसकी थिकनेस कितनी थी ये बताया गया था। और इस गोल्ड फॉयल के साथ उसने जिंक प्लेट की कोटिंग कर दी थी। रीज़न क्या थी कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्रेट जाते हैं वो जाके वहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस करते थे। उससे उसने ऑब्जर्वेशन ये देखी थी कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स मोस्ट नॉट, हम यहाँ पे कुछ नहीं कहेंगे, मोस्ट जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट पास हुए। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे थे जिन्होंने डिफ्लेक्शन शो की थी और कुछ ऐसे थे जो रिबाउंस बैक हुए। इन ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट्स हमने ये देखे थे कि जो स्ट्रेट पास हुए थे वो ये शो कर रहे थे कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो एम्प्टी है। यानी जो ये देखिए यहाँ से जो स्ट्रेट जा रहे हैं वो ये शो कर रहे हैं कि ये इसका हिस्सा एम्प्टी है। और जो यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन शो करते हैं इसका ये उसने रिजल्ट फाइंड आउट किया था कि यहाँ पे कोई मैसिव सेंटर जो है इसका मैसिव है, मैसिव सेंट्रल पार्ट है जिसके ऊपर चार्ज भी पॉजिटिव है, जिसकी वजह से ये रिपल्शन हुई है, रिपेल किए हैं सेम चार्जेस ने और उसको डिफ्लेक्ट किया है। कुछ सिर्फ ओनली फ्यू ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो रीबाउंस हुए थे। रीबाउंस होने का उसने क्या रिजल्ट्स फाइंड आउट किए थे कि इसके जो सेंट्रल पार्ट है जो मैसिव है वो हाईली डेंस है। डेंस मीन उससे टकरा कर वो वापस आए। ये 3 उसके ऑब्जर्वेशन की रिजल्ट्स थे। आज का हमारा ये है कि उसने इसको किसके साथ रिजेम्बलेंस शो करवाई थी। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी रिजेम्बलेंस के साथ। फर्स्ट हेडिंग हमारी एक्सपेरिमेंट की देंगे हम, सेकंड ऑब्जर्वेशन की देंगे, रिजल्ट्स की देंगे और फोर्थ देंगे हम रिजेम्बलेंस की। रदरफोर्ड ने अपने इस मॉडल को रिजेम्बलेंस शो करवाई थी प्लेनेटरी मॉडल के साथ। प्लेनेटरी मॉडल के साथ। अब प्लेनेटरी मॉडल क्या है? ये सोलर सिस्टम का मॉडल है। हम उसमें देखते हैं कि सेंटर में क्या है, सन प्रेजेंट है और उसके अराउंड क्या होते हैं, प्लैनेट्स प्रेजेंट। प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो उसने अपने मॉडल को इसके साथ रिजेम्बलेंस शो करवाई की थी। किस तरह से? उसने कहा सन की जगह यहाँ पे एटम के सेंटर में कोई मैसिव पार्ट है जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम बाद में दिया था। वो उसने कहा कि सेंटर में प्रेजेंट है, हाईली डेंस है। जो उसके अराउंड, जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स हैं तो सेंटर में न्यूक्लियस के जो कि सेंटर है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये उसने मॉडल। अब प्लानिटरी मॉडल में क्या होता है, सन के अराउंड रिवॉल्व कौन करते हैं, प्लैनेट्स। लेकिन उसके मॉडल में क्या था, रदरफोर्ड ने रिजेम्बलेंस इसलिए दी थी, इसने कहा कि सेंटर में न्यूक्लियस है जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये उसने अपने रिजेम्बलेंस में बताई थी। इसके साथ साथ उसने ये भी बताया था कि इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसमें है पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है और एटम जो है न्यूट्रल है। ये बात उसने यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताई थी। एटम क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन जितने इसके अंदर प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज।
तो जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो सेम चार्जेस जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। इट मीन्स कि ये न्यूट्रल है। ये दो बातें उसने बताई थी साथ। अब उसके मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स भी थे। अब उसके डिफेक्ट्स क्या थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी डिफेक्ट्स की। रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक, तो इस रदरफोर्ड मॉडल का जो लास्ट हमारा इसमें हेडिंग होगी वो क्या होगी, डिफेक्ट्स की। डिफेक्ट्स, इसके मॉडल में आखिर कौन से डिफेक्ट्स में नकायस थे, कौन से पाए गए थे, कौन सी कमी पेशी थी या गलत बातें, गलत मफरूज़े थे जिसकी बेस पे इसको बाद में रिजेक्ट भी किया गया। लेकिन इसकी न्यूक्लियस की डिस्कवरी थी, ये एक्सेप्ट था। कुछ पॉइंट्स इसके जिसकी वजह से इसके में मॉडल के अंदर डिफेक्ट्स शो हुए थे, उन पॉइंट्स की क्या हैं। पहले एक पॉइंट था, उसने कहा कि सेंटर में क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उसने कहा इसके अराउंड इवॉल्व करता है, वो भी स्पाइरल शेप में। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे होता है चार्ज नेगेटिव। अब स्पाइरल में जब इसके अराउंड ये रिवॉल्व करता है तो अल्टीमेटली इसको रिवॉल्विंग के दौरान अल्टीमेटली इसको न्यूक्लियस यानी सेंटर में गिर जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा हरगिज़ नहीं होता। एक तो ये इसका डिफेक्ट था। सेकंड, वो कहता है कि एनर्जी जो है अगर वो इस तरह से है कि उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए। एनर्जी जब कॉन्टीन्यूस होती है इट मीन्स इसका जो स्पेक्ट्रम शो होगा वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए। यानी वो कहता था कि अगर ये इसको अल्टीमेटली फॉल कर जाना चाहिए, किस में, न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट करते और स्पाइरल में जो मूव करते करते रिवॉल्व करते करते फाइनली इसको इसमें गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था। फिर उसने ये कहा है कि जब ये स्पाइरल शेप में कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा है और इसके आगे भी इसके सेंट्रल पार्ट के नज़दीक आता जा रहा है, तो इसको जो स्पेक्ट्रम शो करता है वो करना चाहिए, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम शो करना चाहिए। कौन सा स्पेक्ट्रम, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स होती हैं, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन जब एक्चुअल देखा जाता है, एक्चुअल में कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम शो नहीं होता, एक्चुअल में लाइन स्पेक्ट्रम शो हो रहा होता है। अब स्पेक्ट्रम बजाते खुद क्या चीज़ है, इसको अगर आसान अल्फाज में बताऊं, फिंगरप्रिंट्स। हर एटम का अपना अपना स्पेक्ट्रम होता है। सिमिलरली कि हर इंसान का अपने अपने फिंगरप्रिंट्स होते हैं, किसी के फिंगरप्रिंट्स किसी के साथ कभी मैच नहीं करते। इसी तरह हर एटम का, हर मॉलिक्यूल का अपना अपना स्पेक्ट्रम होता है। तो उन्होंने कहा था कि जो एटम का स्पेक्ट्रम है इट शुड बी कॉन्टीन्यूस, बट इन एक्चुअल क्या था, ये लाइन स्पेक्ट्रम देता था, लाइन स्पेक्ट्रम शो कर रहा था, एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम शो करता था। अब स्पेक्ट्रम तो मैंने आपको बताया कि क्या कैसे आप इसका समझ सकते हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूस और लाइन में क्या डिफरेंस है। कॉन्टीन्यूस में क्या होता है कि कलर्स जो होते हैं वो डिफ्यूज़ हुए होते हैं एक दूसरे के अंदर, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कलर्स में। जस्ट लाइक इसकी एग्जांपल लें तो रेनबो है। अब रेनबो में कभी भी एक स्पेसिफिक डिफाइंड लाइन नहीं होती कि यहाँ से अदर कलर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, डिफ्यूज़ हुए होते हैं कलर्स। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लाइंस बनी होती है, डिफाइंड हुए होते हैं। आप यहाँ, मैं इसका अगर ड्रॉ करूँ तो ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम का आया है किसी एटम का। कॉन्टीन्यूस किस तरह से होगा कि इसके ये कलर्स है, पहला एक कलर है शो होता है, दूसरा कलर इसके ऐसे शो होता है, थर्ड कलर देखें इसमें इस तरह से आ जाता है, फिर इसका फोर्थ कलर स्टार्ट हो जाता है, देन अगेन इसका और कलर स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आप डिफाइंड लाइन नहीं है कि यहाँ पे ये एक कलर ख़त्म हो रहा है और दूसरा स्टार्ट हो रहा है।
तो कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम में एनर्जी इस तरह से शो होनी चाहिए एनर्जी, बट इन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि लाइंस में आते हैं, लाइंस बनती हैं यूं, कलर्स की लाइंस शो हो रही होती हैं, डिफाइंड होता है, जिसमें आप डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इतने पॉइंट्स के बाद आया या इतने एरिया के बाद ये कलर शो हो रहा है। तो ये होता है कॉन्टीन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम। डिफेक्ट्स उसका यही थे। पहला डिफेक्ट ये शो करता था कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज के गिर्द अट्रैक्ट अगर रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द, तो इट शुड फॉल इनटू न्यूक्लियस, अल्टीमेटली फॉल इनटू न्यूक्लियस, बट ऐसा हरगिज नहीं हुआ। अदर डिफेक्ट इसका क्या था कि इसका स्पेक्ट्रम जो है वो कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। अगर ये इसी तरह से रिवॉल्व कर रहा है, कॉन्टीन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है, तो इसका कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। बट एक्चुअल क्या था, इसका स्पेक्ट्रम लाइन शो होता है, लाइन स्पेक्ट्रम शो होता है। तो ये इसके डिफेक्ट्स थे। तो हमारे इस डिफेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए जो नेक्स्ट थ्योरी आई थी वो थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसने ये क्लियर किया था कि एनर्जी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब या एमिट होती है। तो यहाँ तक रदरफोर्ड का मॉडल था। उसने इस यानी जो सेंट्रल पार्ट है उसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया था। न्यूक्लियस में उसने कहा था प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और कलेक्टिवली अगर हम देखें कि वो प्रोटॉन्स, कलेक्टिवली देखें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ये उसके ऑब्जर्वेशन थे, एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने उसके एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा है, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, उस ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट्स क्या फाइंड किए थे, फिर रिजेम्बलेंस क्या आई थी, और देन उसके डिफेक्ट्स भी पढ़े थे। और इन डिफेक्ट्स को क्लियर करने वाला मैक्स प्लैंक आया था, जिसकी थ्योरी थी मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं आता, बट इससे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इस लिहाज से हमें हर लिहाज से प्रिपेयर करना है। बट नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।